नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों सीखेंगे GSTR 9 कैसे भरें, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमें रिको बनाने की ज़रूरत पड़े ही क्यों। मैं ये चाहता हूं आप एक तरीके के साथ काम कीजिए तो आपको रिको बनाना ही नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों हम अप्रैल 21 से मार्च 22 की एनुअल रिटर्न डाल रहे हैं। थोड़ा सा काम अगर हम रूटीन में अपना बढ़ा लेंगे ना तो हमें एनुअल रिटर्न में दिक्कत ही नहीं आएगी। आपने क्या करना है, सपोज अप्रैल 21 की रिटर्न हमने डाली, अप्रैल 21 का जो डाटा आया क्लाइंट का हमने डाल दिया। मई 21 का जब डाटा आए ना तो अप्रैल 21 को भी रिकनसाइल करो कि भैया क्लाइंट ने कोई बैकडेट पे एंट्री तो नहीं डाल दी जो हमें वो नहीं बता पा रहा या भूल गया बताना। तो होगा क्या, आप उसका इंपैक्ट मई 21 की रिटर्न में ले लोगे। इसी तरीके से जब जून 21 आता है तो आप अप्रैल मई में देखो कोई एंट्री तो नहीं डाल दी और क्लाइंट को भी इंस्ट्रक्ट कर दो कि भैया आपने मेरे से बिना बताए कोई एंट्री अगर डाली तो मैं उसको अकाउंट फॉर नहीं करूंगा, मैं उसको करंट मंथ में अकाउंट फॉर करूंगा। क्लाइंट भी ये गलती नहीं करेगा फिर, और हमारे को इतनी मेहनत रिको बनाने में नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों आप एक बार इस टेक्निक को फॉलो करके तो देखिए। अगर आप अप्रैल मई की देख रहे हो, जून की रिटर्न भर रहे हो, तो अप्रैल मई में देखो कोई एंट्री तो नहीं डल गई, कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कोई सेल का इनवॉइस तो अमेंड नहीं हो गया, कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज रजिस्टर्ड डीलर से कोई परचेज तो नहीं आ गई जो उसने क्लाइंट ने बैकडेट पे कर दी। ठीक है दोस्तों, GSTR 2B का रिको आप पर मंथ बनाओ कि भैया क्लाइंट तेरे को इतना इनपुट मिला है, हम तेरे को इतना ही इनपुट 3B के अंदर क्लेम करेंगे, हम फालतू इनपुट क्लेम ही नहीं करेंगे। आप अपने वेंडर से बात करो और उसको बोलो इनपुट डालेगा तब हम इनपुट लेंगे, तो रिको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और 9 एज इट इज आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी चलो अब हम 9 खोलते हैं सीधा। अगर आपने 9 खोला ना दोस्तों आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, एक सिंपल सी एक्सेल फाइल मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो एक्सेल फाइल बनाओ इस तरीके से। जो 3B है ना आपकी दोस्तों, वो 3B आप एज इट इज पूरी की पूरी 3B मंथली इसमें फीड कर लो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो वो भी आपके लिए ये निकाल के दे सकता है। मैंने क्या किया, ये 3B से एज इट इज एक्सपोर्ट कर लिया। ये मेरे पास टोटल आ गया जी, सेल, IGST, CGST, SGST। मुझे पता चल गया मेरे क्लाइंट ने 3B के अंदर क्या सेल डाली है और क्या टैक्सेस दिए हैं। इसके बाद क्लाइंट ने कितना ITC लिया है, दिस इज ITC। ठीक है दोस्तों, इतना ITC क्लाइंट ने लिया है, इतना क्लाइंट ने रिवर्सल कर दिया जी। कोई अनअलाउड इनपुट्स होंगे उसके जिसका उसको इनपुट नहीं लेना था, लेकिन जो 3B के अंदर आ रहे थे। अगर 3B के अंदर इनपुट आपने ले लिया, नीचे रिवर्सल कर दिया है, तो नेट में आपने ITC ये लिया है जी, नेट ITC अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, तो नेट ITC आपने ये लिया है, ना कि ये लिया है। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाती है कि रिवर्सल का क्या करें। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम अपनी एनुअल रिटर्न खोलते हैं। दोस्तों एनुअल रिटर्न के अंदर दोस्तों देखिए मैंने क्या किया जी, देखिए हमारी तो एनुअल रिटर्न दोस्तों बिल्कुल मैच होती है, हम लोग कोई डिफरेंस आने ही नहीं देते, हम क्लाइंट को पहले ही इंस्ट्रक्ट करके चलते हैं। मैं आपको अपनी एनुअल रिटर्न दिखा रहा हूँ, ये मैं फाइल भी कर चुका हूँ। मैं जुलाई अगस्त में इनकम टैक्स ऑडिट के साथ ही अपनी एनुअल रिटर्न डाल देता हूँ। वाई? क्योंकि मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं होता, मेरा एज इट इज सब कुछ मैच होता है। ठीक है दोस्तों, कोई इनवॉइस रह गया है, कुछ रह गया है, मैं कहता हूँ जी करंट डेट पे होगा काम। कोई क्रेडिट नोट है, कुछ भी है सर, करंट डेट पे होगा। आप 31 मार्च 22 की मेरी बुक्स को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी, ये आ जाते हैं जी, हम आपको सेल दिखाते हैं। अब ये आ गई जी सेल, आप देखिए 4,16,33,925 रुपये। ये आप एग्जैक्ट मेरी मैच कर लेंगे। ये 2500 रुपये के क्रेडिट नोट उसके कटे थे। मेरा GST एज इट इज़ 1-1 रुपया मैच है। एनुअल रिटर्न के अंदर दोस्तों जो वैल्यूज ऑटो पॉपुलेट होकर आती है वो GSTR 1 की ऑटो पॉपुलेट होकर आती है, तो मैं वो नहीं छेड़ रहा। मेरी ऑटो पॉपुलेट फिगर्स ही एक्चुअल में एक्सेप्ट हुई हैं, मैंने उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए। हाँ, इनकम टैक्स की सेल्स भी आपको साइड बाय साइड रिको करनी होगी। एक प्रॉब्लम जो हम लोग कर रहे हैं अभी भी टैली बनाते हुए या जिस भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट इनकम्स को नीचे ले लेते हैं। अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर आप नीचे ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में बिलो द लाइन आइटम्स। दोस्तों उसको सेल में शिफ्ट करो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर रिको बनेगा। वाई? क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर सेल जाएगी आपकी 1 करोड़, सपोज 4 करोड़ 10 लाख, और नीचे वाली इनकम 5 लाख। ठीक है, 4 करोड़ 15 लाख, GST आपने 4 करोड़ 15 लाख पे दिया होगा, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप उसको शिफ्ट करो दोस्तों ऊपर, क्योंकि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, चाहे वो इनडायरेक्ट है चाहे डायरेक्ट है, सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर दोनों आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जी अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। ये आपकी सेल्स आ गई, लेकिन दोस्तों आपको सेल जो उठानी है ना वो ये 5th कॉलम वाली उठानी है। 5th नंबर है इसका। यहाँ पे आपकी जीरो डेटेड सप्लाई वगैरह सब आ जाएंगी, ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी। मेरी कोई भी जीरो डेटेड सप्लाई या एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं थी, तो मेरी एज इट इज आई।
इससे आपको अपने बैलेंस शीट का सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस का सेल्स मैच करना है। ठीक है दोस्तों, और आपको अपना इनकम टैक्स ऑडिट, जीएसटी, एनुअल रिटर्न के साथ साथ करना है दोस्तों। अगर आपने पहले कर दिया है तो रिको की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर आप एनुअल रिटर्न उसी टाइम खोल लें, मुझे पता है इस साल एनुअल रिटर्न बहुत लेट दी है डिपार्टमेंट ने, लेकिन आपको साइड बाय साइड दोस्तों एनुअल रिटर्न को रिकनसाइल करते हुए चलना पड़ेगा, अदरवाइज रिको बहुत हैवी बनेगा। मैं नहीं चाहता रिको हैवी बने, मैं चाहता हूं रिको हमारा बिल्कुल लाइट बने। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरे टैक्सेस भी मैच हो गए हैं जी। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे जीरो रेटेड सप्लाई वगैरह आ जाएंगी। ये सब हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई की यहाँ पे हम कोई बात नहीं कर रहे। हाँ, इनवर्ड सप्लाईज की बात शायद इस कॉलम में था, यहाँ पे था सप्लाईज वेस्ट टू अनरजिस्टर्ड। अगर अपने अनरजिस्टर्ड डीलर्स को कोई सेल करी है, रजिस्टर्ड डीलर को कोई सेल करी है, जीरो रेटेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, जीरो रेटेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है दोस्तों? एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स दो तरीके हो सकता है, या तो आप पे करो टैक्सेस और फिर गवर्नमेंट से रिफंड लो, या आप बिना पे टैक्सेस करे एलयूटी के साथ एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, तो एक एक्सपोर्ट जिसमें आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो वो यहां आएगी, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कॉलम नंबर 5 में आएगी। ठीक है जी, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, जो आपके डीम्ड माने जाते हैं एक्सपोर्ट्स। ठीक है जी, एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड, दोस्तों ये प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं करते एडवांसेस के ऊपर, हम इनवॉइस ही कटवा देते हैं अपने क्लाइंट से। एडवांसेस जैसे ही मिले हम कहते हैं भैया आप इनवॉइस काटो, इसका एडवांस मिल गया, जीएसटी जमा कराओ, गवर्नमेंट के पास जमा कराओ, एडवांस के चक्कर में पड़ो ही मत। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी, इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज, दोस्तों ये यहाँ पे ऐड होएगा और फिफ्थ कॉलम में अपने आप माइनस हो जाएगा। गवर्नमेंट की यूटिलिटी ऐसी ही बनी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ फिगर्स डालो और इसको भूल जाओ। ठीक है दोस्तों, कई लोग सोचते हैं हमारी सेल कहाँ है, सेल कहाँ है, सेल कहाँ है। दोस्तों सेल आपकी, जिससे आपको अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस की सेल मैच करनी है, वो ये कॉलम है फिफ्थ का एम, एंड दिस इज योर फाइनल जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आईटीसी। देखो दोस्तों, आईटीसी के अंदर हम सिक्स्थ कॉलम खोलते हैं, ये हमारा 3B के अंदर जो हमने इनपुट क्लेम किया है ये वो है। ये मैं आपको मैच भी करा देता हूं अपनी एक्सेल फाइल के अंदर। एक मिनट, आ जाइए जी नीचे, ये रहा जी, ये 3B के अंदर मैंने क्लेम किया 58,136, 35 लाख, 35 लाख, 3551, 3555, 3555। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये सारा का सारा अपने इनपुट से क्लेम किया है। इसका इनपुट दो तीन तरीके से आप इनपुट क्लेम कर सकते हो, या तो आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिया हो, या आपने मटेरियल खरीदा हो इनपुट्स या इनपुट सर्विस, या आपने कैपिटल गुड्स खरीदा हो। ठीक है दोस्तों, अब इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स के अलावा सारा यहां डाल दो भैया। और इंपोर्ट्स कहां डालने हैं जी? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपका कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो यहां डाल दो जी इंपोर्ट ऑफ गुड्स का इनपुट। ठीक है दोस्तों, और इंपोर्ट के अंदर आपको पता ही है दोस्तों, सिर्फ आईजीएसटी का इनपुट आता है, सीजीएसटी एसजीएसटी का इनपुट नहीं आता। ठीक है जी, तो अदर देन इंपोर्ट्स, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस। दोस्तों अनरजिस्टर्ड पर्सन से पहले 1 जुलाई 2017 से लेके और 13 अक्टूबर 2017 तक, हाँ तब तक के पीरियड पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल था अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी सामान खरीदने पे, वो अब हट चुका है। तो प्रैक्टिकली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपने किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट से जो अनरजिस्टर्ड है उससे आपने ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली और वो बिल्टी काटता है, तो आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना था और इनपुट लेना था। अब वो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो यहां चली जाएगी, अनरजिस्टर्ड है तो यहां आ जाएगी। परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज का इनपुट यहां आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर है तो वो यहां आ जाएगी। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये अलग कंसेप्ट है, कोई हेड ऑफिस है वहां से अपनी ब्रांचेस को इनपुट डिवाइड कर रहा है तो वो यहां आ जाएगी। ठीक है जी, ये आ गया जी मेरा पूरा इनपुट 58,000, 35 लाख, 35 लाख। दोस्तों देखो यहाँ पे मेरा रिवर्सल का भी कोई ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया है, 58, 35, 35। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जी 7th में, डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड। यहाँ पे मैंने रिवर्स कर दिया अपना 5,044 रुपये, जो मैंने अपना रिवर्सल था। मेरा रीज़न यहाँ पे नोटेड नहीं है तो मैंने अदर्स में जाके इसको रिवर्स कर दिया। 5,044, 4,04,000, 4,04,000। अब देखिए दोस्तों, मेरा जो इनपुट बनता है मेरा एज इट इज़ वो मैच हो रहा है। 53,000, 31 लाख, 31 लाख 51,000, 31 लाख 51,000। ओ ब्लड हो गया।
एक मिनट मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे 7th कॉलम के अंदर जब मैं गया तो मेरा ये 3151 मेरी एक्सेल फाइल से ये मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेरा इनपुट मैच हो गया है। अब लेकिन मैं जैसे ही कॉलम नंबर 8 में जाता हूं तो मेरी सारी की सारी वर्किंग ये ख़राब कर देता है। कैसे कर देता है दोस्तों? मुझे लगता है कि अब मेरा पूरा मैच हो गया है, लेकिन ये 8 कॉलम में इन्होंने मेरे हिसाब से कुछ कमी छोड़ी हुई है। मैं गलत भी हो सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर मैं गलत हूं तो। मेरे हिसाब से ये 0 आना चाहिए था और वो रिवर्सल के बाद का इनपुट यहाँ पे आना चाहिए था 6B and 6H। ठीक है, लेकिन ये रिवर्सल से पहले का ले रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पे जाके बहुत सारे लोगों को और ऑफिसर्स को भी कंफ्यूजन होती है कि भैया आपने इनपुट फालतू ले लिया। आपको 31,61,000 का इनपुट मिलना चाहिए था, आपने 35,55,000 रुपए का इनपुट ले लिया है। आपने 394 का इनपुट फालतू ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो 8वां कॉलम मेन नहीं है, 7वां कॉलम मेन है। ठीक है, तो अब मैं अपने आगे बढ़ता हूं। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड दोस्तों मेरा बिल्कुल मैच था, तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजैक्शंस फॉर द फाइनेंशियल डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दोस्तों मैं कुछ अमेंडमेंट करने ही नहीं देता अपने क्लाइंट को। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी अमेंडमेंट करनी है अभी करो। अगर आप भी ये हैबिट अपना लोगे तो आप भी सुखी हो जाओगे और क्लाइंट भी सुखी हो जाएगा और कल को असेसमेंट भी सुखी हो जाएगी। नहीं तो असेसमेंट के टाइम पे ऑफिसर भी आपको परेशान करेगा कि भाई साहब ये इनपुट आपने गलत लिया, ये आउटपुट आपने गलत दिया। थोड़ी सी वर्किंग, शायद एक आध महीने आपका जीएसटी ज्यादा जमा हो जाए, आप 2A का इनपुट वही लो, 2B का इनपुट वही लो जो आ रहा है, तो हो सकता है एक आध महीना आपका जीएसटी आगे पीछे जमा हो जाए, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको लॉन्ग रन में सुकून देगा दोस्तों। लॉन्ग रन में आप परेशान नहीं होगे। देखो मेरा 1-1 रुपया मैच है, मेरे ऑलमोस्ट हर क्लाइंट का ऐसे ही हम मैच करके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, एक और कमाल की बात है आपकी, मैं एक बात और बताता हूं आपको। जो आप GSTR 9C डालते हो ना, उसमें भी ITC जो आपका आता है वो यही आता है। वो 6 और 8th वाले कॉलम में से कुछ भी नहीं आता। तो दिस इज द मेन कॉलम वैल्यूज जो ये हैं। 7th कॉलम का J, 7th का J में जो वैल्यूज आ रही हैं, दीज आर द मेन कॉलम्स फॉर ITC। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे दिखाता हूं आपको। HSNY समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। दोस्तों आउटवर्ड सप्लाईज अगर आप अपनी टैली या जिस भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो और ढंग से उसको मेंटेन कर रहे हो तो ये आपको वहीं से मिल जाएगी। आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको ऐड करने में। ठीक है दोस्तों, आप करके देखिए एक बार। और इनवर्ट सप्लाईज का दोस्तों देखो, अगर पॉसिबल है तो आप बनाओ, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम फाइल नहीं कर पाते, क्योंकि इनवर्ट सप्लाईज में कैपिटल गुड्स भी है, सर्विस भी है, इनपुट गुड्स भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आपको लगता है आप बना सकते हो इनवर्ट सप्लाईज का तो आप बनाइए, अदरवाइज आप मत बनाइए। नॉर्मली क्या होता था, मैंने ये सोचा था शायद 2A के अंदर जो इनपुट आ रहा है डिपार्टमेंट, उसके अंदर HSN वाइज इनपुट देगा। अभी तक वो नहीं आया है। अगर आया है तो आप मुझे बताइए कहाँ से आप लोग बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल कंप्यूट लाइब्रेरीज करके प्रोसीड टू फाइल कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों? सबसे ज़रूरी चीज़, रिको हर मंथ बनेगा, तभी मेरे को एनुअल में जाके रिको नहीं बनाना पड़ेगा। अगर मैंने मंथली रिको नहीं बनाया तो एनुअल मेरे कानों में से धुएं निकलेंगे। कौन सा इनपुट किस साल में लिया, कौन सा आउटपुट किस साल में एडजस्ट किया, कौन से नेट डेबिट क्रेडिट नोट से अमेंडमेंट कर दी, किस साल में अमेंडमेंट कर दी, उस साल में क्या टैक्स पड़ा, उस साल से क्या कम टैक्स पड़ा। दोस्तों असेसमेंट के टाइम पे ना दिमाग खराब हो जाएगा। आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।